नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। बात देवभूमि के दंगल में कांवड़ की तैयारी, मॉनसून भारी। तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है और सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मॉनसून को वजह बताया है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मॉनसून भी अब बढ़ाने वाला है। मॉनसून सीजन में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मॉनसून से पहले पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और वहीं राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ना मॉनसून के लिए और ना ही चारधाम यात्रा के लिए और ना ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मॉनसून को वजह बताया है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मॉनसून से बढ़ने वाली है। मॉनसून में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मॉनसून से पहले पूरा करने का सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इन सब को देखते हुए सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनहित में बताया है। ये किसी हड़ताल को मांग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अभी जो है अपना मानसून काल आने वाला है। अनेकों मानसून काल के नाम पर गुजरात की कल घटना हुई, आपको पता होगा कि कितने बड़े तूफान के बाद कई घरों में इस प्रकार स्थिति आगे, लोग रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना है और काम सरकार का काम लेगा तंत्र कर्मचारी है। इसलिए कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। और कांग्रेस तो मुख्य दल है, वो भी चाहेगा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, सबके हितों की सुरक्षा हो, अब वर्षा काल में किसी को कष्ट न हो। इन सारे विषयों को लेकर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति ढूंढनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाने के फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फैसला बताया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही वाला फैसला बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मॉनसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष करते हैं। अभी ओपीएस की मांग को लेकर भी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों की अपनी अपनी अलग अलग मांगें हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। अब सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो है कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जो है दबाने के लिए इस प्रकार का नियम लागू कर दिया कि 6 माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। इस रूप में देखे जाएगा, बीजेपी का आपको सब पता है कि इस समय हर जगह में बीजेपी दादागिरी में से चल रही है। इनकी गवर्नमेंट जैसे राजनीति की तरीके से चलनी चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई हड़तालें नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांडें रखेंगे नहीं। अब मानसून भी आ रहा है 24-25 जून से, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है।
ऑल वेदर रोड है, तो वहाँ पे रास्ते खराब हो जाएंगे, उसके बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। कोई तैयारियाँ नहीं कर रहे, ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे, ये वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मीटिंगें कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारा जहाँ से हमारा स्रोत है पर्यटन विभाग का और के चार धाम यात्रा का, जहाँ से हमारी ये चलती है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सिर्फ राजस्थान, यूपी, इनके बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, इनको इस समय 24 का टारगेट इन्होंने अपना पूरा सोच रखा है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने के अनुमान है। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही डीजीपी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर के धामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल ये है कि जब कांवड़ यात्रा से पहले ही राज्य में जबरदस्त जाम और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं धामी सरकार एक तरफ जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाकर इस फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह खुदी सड़कें, आधे अधूरे काम, आखिर क्यों बरसात से पहले ये काम नहीं कराए गए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो धामी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि धामी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं रहेगा, और ये फैसला लिया है क्योंकि कर्मचारी, पिछले दिनों देखा गया है, कई मांगों को लेकर अपनी कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर थे, सड़कों पर उतर आए थे। ओपीएस की मांग, तमाम ऐसी मांगे थीं जिसको लेकर हड़ताल पर थे। सरकार और कर्मचारियों के बीच ठनी थी, और अब सरकार का ये फैसला निकलकर सामने आया है। एक तरफ चारधाम यात्रा, और ये फैसला जनहित में बताया जा रहा है। ये कितना जनहित में है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु देवभूमि का रुख कर चुके हैं। दूसरी तरफ अब कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 15 जुलाई से। तो ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और विपक्ष के जो सवाल हैं अव्यवस्थाओं को लेकर हैं, और उन अव्यवस्थाओं को कितना चुस्त और दुरुस्त किया जा सकता है धामी सरकार के द्वारा, क्योंकि चुनौती बड़ी है और मौसम और मॉनसून भी आने वाला है। इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा जी, आम आदमी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। आप पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट हैं, यूकेडी नेता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उदिता घड़ियाल जी हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं संजीव वर्मा जी से, क्योंकि विपक्ष एक साथ कई सवाल खड़े कर रहा है। इस हड़ताल, अब आने वाले 6 महीनों तक कर्मचारियों की हड़ताल को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला धामी सरकार ने लिया है, और इस फैसले को जनहित में बताया जा रहा है। कैसे ये जनहित में फैसला है, इस चीज को जरा साफ कर दीजिए संजीव वर्मा जी। सोनी जी, देखिए, 6 माह तक जो कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन के ऊपर रोक लगाई गई, इस समय चारधाम यात्रा हमारी पीक पर है। अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। 2022 में 44 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, और आने वाला समय मानसून का है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति परिस्थितियों से मैं सोचता हूँ सभी लोग वाकिफ हैं, और जिस तरह से आपदाओं का और उत्तराखंड का एक लगातार एक नाता जैसा रहा है
क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो लगातार लैंडस्लाइडिंग होती हैं और कई जगह बादल फटने की दुर्घटनाएं होती, जिनकी रोकथाम के लिए और तमाम जनता की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम SDRF, NDRF की हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पहले से पूरी तरह से व्यवस्था की है। और ऐसे समय पर यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसे समय पर कर्मचारियों की और मैन फोर्स की किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए और तमाम सुख सुविधाएं जनता के पास तक बहुत तेजी के साथ पहुंच जाएं। इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा जो 6 माह का तमाम हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के ऊपर रोक लगाई, तो ये जनहित में उठाया हुआ एक महत्वपूर्ण और एक अच्छा फैसला है। मैं सोचता हूँ अपने जितने हमारे तमाम, लेकिन विपक्ष का ये कहना है संजीव वर्मा जी कि कर्मचारियों की मांगों को दबाने के लिए ये फैसला लिया गया है। संजीव जी, सोनी जी, देखिए, विपक्ष की एक आदत से बन गई है, वो हर चीज में नुक्ताचीनी निकालने का वो लोग काम करते हैं। हर चीज के गलत मायने, हर चीज के विपरीत मायने निकालने का भी लोग काम करते हैं। लेकिन मैं अपने तमाम विपक्ष के जितने साथी हैं उनसे भी आग्रह करता हूं और तमाम विपक्षी पार्टियों से भी आग्रह करता हूं, ये उत्तराखंड प्रदेश केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि आपका भी है। और जन सहयोग के लिए और जनहित के लिए सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो उसमें हर चीज में विरोध विपक्षी दल हैं, उसमें विपक्ष को तो समर्थन मतलब करना चाहिए। लेकिन सवाल काफी उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। भौगोलिक स्थिति क्या सत्ता पक्ष ही भाप पाया है? आपके पास आएंगे आशीष नौटियाल जी। विपक्ष को भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है उत्तराखंड की क्या कुछ स्थितियां हैं, मॉनसून आने को है, और वो बात अलग है कि सत्ता पक्ष बहुत अच्छे से स्थितियों को समझ भी रहा है और जो अव्यवस्थाएं हैं वो उनको सुधारने का भी काम नहीं कर रहा है। आशीष नौटियाल जी, देखिए मैडम, सत्ता पक्ष इस समय पूरा तानाशाह हो चुका है, पूरा तानाशाही रवैया अपना रहा है। आपने देखा होगा पीछे हमारा जो धरना स्थल था परेड ग्राउंड में था, जिस धरना स्थल को उठा के खत्म करने के लिए उन्होंने अकेता विहार कहाँ शायदा रोड के पास कर दिया, जहाँ रात को सांप वगैरह भी आते हैं। तो इन्होंने धरने प्रदर्शन तो आने वाले टाइम में पूरे भारतीय जनता पार्टी रही तो सबको विपक्ष पे, धरना प्रदर्शन पे, सब पे रोक लगा देंगे। ये तो इनकी आदत है और ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये सब रवैया सब दिख रहा है। दूसरा मैडम देखें, इनका पूरा ध्यान जो अपना ध्यान जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है वो इनका महाजनसंपर्क अभियान में है। इनको 2024 दिख रहा है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये 2024 की तैयारी में पूर्ण रूप से लग चुके हैं और इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई होती तो आज स्थिति ना आती कि इन्हें बोलना पड़ता। तो 2024 तो आपके लिए भी है, आप उन अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाइए। हम तो देखें, आज हम बात आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन और बुलंदी के साथ मुझे लगता है बुलंद करनी चाहिए इन अव्यवस्थाओं को लेकर आपको अपनी आवाज। देखें, जब से माननीय करण महाराज जी अध्यक्ष बने हैं उन्होंने किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं है, चाहे वो मुद्दा कोई भी मुद्दा हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, चाहे कोई भी इनका यहाँ जो छात्रों के साथ इन्होंने लाठीचार्ज का मामला हो, हर मुद्दे पे बहुत बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा आगे बढ़कर उन्होंने बोला है। और अपने स्तर पर देखें, हम लोग सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है कि हम 2024 को टारगेट लेके चले। हम लोग जनता की पार्टी हैं और जनता के साथ देंगे, जनता के साथ रहेंगे। जनता खुद समझेगी, जनता खुद समर्थन देगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग जाके जिस तरह ये बता रहे हैं, और बताएंगे भी निश्चित ही जब 2024 के चुनाव आएंगे तो हमारे भी कार्यकर्ता बताएंगे इनकी खूबियों को कि इन्होंने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपने वक्तव्य किस तरह काम किया, कांग्रेस ने कैसे संस्थाओं को बनाने का काम किया। अगर आज ये लोग अगर जो छुट्टियां निरस्त कर रहे हैं तो उन लोगों की कर रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। और आपकी तो मंशा ऐसी है कि आप सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म कर देंगे, फिर किसकी छुट्टियां निरस्त करेंगे, किसकी ड्यूटियां लगाएंगे? तो इन लोगों की मंशाएं जो हैं अपने आप में सही नहीं है और बहुत बुरा हाल है। चलिए, मंशा पर संदेह है। संगीता शर्मा जी, आपके पास आएंगे। क्या आपको भी बीजेपी की मंशा में संदेह नजर आता है? जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, अगले 6 महीने तक जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं,
जिस तरीके से अभी बीच में पिछले दिनों देखा गया कि कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे, किस लिहाज से ये फैसला लिया गया है? देखिए सोनी जी, कर्मचारी अगर हड़ताल पर उतरते हैं तो वो बेवजह नहीं उतरते। जब उनकी कुछ मांगे होती हैं तभी वो हड़ताल पर बैठते हैं और आंदोलनरत होते हैं। तो इस तरह से कह देना कि आप हड़ताल ही नहीं करेंगे 6 महीने तक क्योंकि मानसून है, ये है, वो है, तो देखिए आप उनकी मांगों को देखिए, जो जायज मांगे हैं उनको मानिए, लेकिन इस तरह से तानाशाही का रवैया अपनाना कतई भी ठीक नहीं है। और देखिए भौगोलिक स्थिति इस प्रदेश की कोई आज की नहीं है सोनी जी। उत्तराखंड बना उससे पहले से भी पहाड़ों की स्थिति जैसी थी वैसी है। तो इस पर आज तक कोई ऐसी योजना क्यों नहीं तैयार की गई जो एक बड़े स्तर पर कोई काम किया जा सके? तो ये भी सरकारों का एक फेल्योर ही है। और देखिए 4 धाम यात्रा चल रही है, व्यवस्थाओं की बात करें तो विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, इनकी खुद की विधायक ने भी सवाल उठाया और वो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं आंदोलन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाऊंगी अगर वहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो दोहरा है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है सोनी जी। तो बीजेपी तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप कह रही हैं आज तक बड़े स्तर पर कोई काम नहीं किया गया, कोई ऐसी जन योजना नहीं लाई गई। तमाम योजनाओं का बखान तो बीजेपी करती है कि हम जनहित में कार्य कर रहे हैं। सोनी जी, मैं योजनाओं की बात करूं तो सबसे बड़ी योजना ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ही बात कर ले, और एक तरफ हम दिल्ली देख लें कि आंदोलनरत हैं हमारी बहन बेटियां जो देश का गौरव है। हम योजनाओं से तरह व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं का जिक्र करेंगे तो बेहतर रहेगा। योजनाएं आई लेकिन उन पर काम कितना हुआ, वो योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी, ये सोचने की वजह है जी। तो योजनाएं तो ये बहुत लेकर के आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है, उसका गुणगान करना होता है, लेकिन वो धरातल पर आकर के बिल्कुल फेल हो जाती हैं, वो उस तरह से सड़क जमीन पर नहीं उतर पाती। अभी उत्तराखंड के क्या हालात हैं? शिक्षा की बात करें तो समग्र शिक्षा योजना के तहत हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचना था। आज क्या बिल्कुल संगीता जी, सवाल भी बहुत हैं और जवाब भी लेंगे। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अपना पक्ष रखने के लिए। रुक कर लेते हैं यूकेडी नेता का, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं। शांति जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये फैसला क्या वाकई जनहित में लग रहा है जो धामी सरकार ने लिया? सोनी जी, यही बात समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कैसे दूसरों के ऊपर संदेश देती है। देखिए, अभी हमारी कांवड़ यात्रा सुने होने वाली है, बरसात आने वाली है, और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कर्मचारियों ने सड़कें खुदवाई हैं? मसूरी की छाती पर इन्होंने जो है जिस तरीके से खड्डे खड्डे खोद दिए हैं, आज मसूरी कृत्रिम आपदा की उसमें खड़ा हो गया, इसमें कर्मचारी दोषी हैं। आपका जोशीमठ दरक रहा है, भूवैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं कि आपने अनियंत्रित विकास किया है जिस कारण जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में आ गया। आपने बद्रीनाथ के अंदर बिना वैज्ञानिक सलाह के जिस तरीके से खुदाई शुरू कर दी है, वहां भी कृत्रिम आपदा आने को बिल्कुल तैयार बैठी है। जुलाई में आप सुनेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो। इसके लिए क्या कर्मचारी दोषी हैं? और अगर आज तक ऋषिकेश में जाम लग रहा है, नीलकंठ में जाम लग रहा है, केदारनाथ में जाम लग रहा है, ये अव्यवस्थाएं कर्मचारियों ने करी हैं। ये सरकार का फेलियर है और सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए सबसे ज्यादा कमजोर हथियार होता है कर्मचारी, उसके ऊपर चला दो। अब कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं करेंगे, उससे क्या जाम खुल जाएगा? क्या मसूरी में जो कृत्रिम आपदा आने को मुहाने पे खड़ी है आपके 40% कमीशन के चक्कर में, क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या जोशीमठ की समस्या ठीक हो जाएगी? आपके केदारनाथ में जिस तरीके से पीतल सोने में बदल गया, क्या ये किसी कर्मचारी ने किया? आपने केदार बाबा के यहाँ पर दिव्य और भव्य के नाम पर जो घोटाले किए, क्या ये कर्मचारी इसके दोषी हैं? कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ राजनीतिक बेईमान पार्टी है, वो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए उत्तराखंड की सरकार जानबूझकर कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर अपने घोटालों को छुपाना चाहती है। सोनी जी, मैं आपको बता दूं, शनिवार और इतवार ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव, स्वर्ग आश्रम, मसूरी
केदारनाथ, रुद्रप्रयाग आप 7-7, 8-8 घंटे का जाम झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे में तो सरकार को बर्खास्त करने देना चाहिए। ये सरकार इतनी निकम्मी है जब जनता को सुविधाएं नहीं दे सकती। दूसरी तरफ ये सरकार कहती है कि यहाँ 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 40 लाख श्रद्धालु आए तो उनको सुविधा क्या दी? जाम, प्यास। बिल्कुल, सवाल अनेक हैं। हमारे साथ उदित जी भी बैठे हुए हैं। आते हैं वो शांति सवाल है जी, सोनी जी, दोबारा रुक करेंगे जो भाजपा के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल मैं सभी को जवाब देना पड़ेगा। से कह सत्ता रहा हूं, में जो काबिज होता है उसकी अहम जिम्मेदारी बन जाती है समाज और आम जनता से जुड़ी हुई हर एक मुद्दे पर उनकी जवाबदेही बनती है। उदित जी का रुख कर लेते हैं। उदित जी, चूंकि आप समाज सेवी हैं और सामाजिक दृष्टिकोण के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फैसला कितना महत्वपूर्ण और कितना जनहित में नजर आ रहा है आपको, और क्या लगता है इस फैसले से जो समस्याएं हैं उनका हल निकलेगा? सोनी जी, देखिए, मेरे को कई बार ताजुब होता है कि उत्तराखंड की अगर मैं जनसंख्या देखूं तो करीब 1.25 करोड़ 1.30 लाख होगी, 1 करोड़ 30 लाख के करीब। उसमें चंद कुछ हजार कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को मेरे हिसाब से, अगर मैं भारत के परिवेश में संपूर्ण में देखूं, जो गरीबी है, जितनी बड़ी जनता है, उस हिसाब से बहुत कुछ मिल रहा है। आप अगर आम जनमानस से पूछेंगे, आम जनमानस, नेताओं के प्रति तो है ही उनका एक विरोध, लेकिन अगर आप आम जनमानस से पूछेंगे, किसी कलेक्ट्रेट में जाएंगे, किसी आप एसडीएम ऑफिस में जाएंगे, कहीं आप नगर पालिका में जाएंगे, आप नाम लीजिए जगह का, उस जगह पे आम जनमानस का रोष जो है वो कर्मचारियों के प्रति। अब अगर इसमें भी कर्मचारी सब कुछ जो मिल रहा है, ठीक है, उनकी जायज मांग हो सकती है, कई मांग हो सकती है, लेकिन कभी कभी किसी आपदा को भी देखना चाहिए। ये एक तरीके से अभी जितना बड़ा होने वाला जमघट उत्तराखंड में और जो इस वक्त चल रहा है, हमारे भाई लोगों ने, सब प्रवक्ताओं ने अच्छा बोला है कि उन्होंने कहा है कि कहीं परेशानी आ रही है, कहीं ऋषिकेश में आप झेल रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझिए कि जो हाईवे बनते चले आ रहे हैं, जिस हिसाब से हाईवे बन रहे हैं, जिस हिसाब से सुविधाएं बन रही हैं, और 140 करोड़ पार कर चुके हैं, कम से कम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है कि हम किसी तरीके से हरिद्वार पहुंच जाएं, कुछ की है हम ऋषिकेश, कुछ बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर सरकार को करनी पड़ेगी। वर्तमान सरकार ही नहीं, हर सरकार को अगले 20, 30, 40 साल की प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। जहां तक सवाल है कर्मचारियों के रोक का, देखिए, सरकार किस नजरिए से उसे ले रही है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रदेश हित में, जनमानस के हित में कर्मचारियों को कम से कम हड़ताल पे जाना चाहिए। आप कहीं भी घूम जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे प्रदेश में, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, कहीं आप घूम जाइए, कर्मचारियों के प्रति आम जनमानस का रोष है। तो अगर सरकार अपनी कुछ जरूरतों की वजह से इनकी हड़ताल को रोकना चाहती है तो कर्मचारियों को इसमें आक्रोशित नहीं होना चाहिए, और थोड़े समय बाद कर लें, जनवरी फरवरी में कर लें, सर्दियों में कर लें, जब धाम सारे बंद हो जाए, तब सरकार। चलिए, आप इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उदित जी, अच्छी बात है, लेकिन कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आना ही क्यों पड़ता है? देखिए, मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं संपूर्ण कर्मचारियों को देखूं देश भर के 150 करोड़ में 80 करोड़ तो केवल 80 करोड़ जो जनमानस है वो केवल राशन, फ्री के राशन से सरवाइव कर रही है, बाकी किसी तरीके से कैसे भी सरवाइव कर रहे हैं। अब बचे चंद लाख लोग, तो चंद लाख लोग सरकारी हैं, इनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आप कहीं नगर पालिकाओं में जाइए, आप अगर देहरादून का हाल देखिए, वो किसी नेता ने नहीं करा है। देहरादून स्मार्ट सिटी कर्मचारियों की देन है जो उससे जुड़े हुए हैं। आप कहीं चले जाइए, देहरादून में खुदा पड़ा हुआ है, देहरादून बुरी तरीके से। तो अगर नेताओं को हम दोषी मान रहे हैं, अधिकारियों को, तो कर्मचारी भी उसके साथ हैं, अंग हैं, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। वो क्यों जा रहे हैं, मैं बार बार देख रहा हूँ, ये लगातार हड़ताली प्रदेश बनता जा रहा है, किसी की भी सरकार हो,
चाहे वो कांग्रेस बिल्कुल, की लेकिन रही हो, चाहे वो हड़ताल BJP कोई मुझे लगता है शौकिया नहीं करता है। हड़ताल करने के लिए विवश होना पड़ता है और उसे अपनी मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत आसान तरीके से सरकार उनकी बातों को समझे और उनकी मांगों को, उनकी जरूरत को समझे, तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगी जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर धामी सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाए जाने के फैसले को विपक्ष तानाशाही फैसला करार दे रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी, आपका रुख करेंगे। ये अभी तक जो हड़ताल पर रोक लगाई गई, इस पर हमने जिक्र किया और इसका आपने बखूबी जवाब दिया, लेकिन जनहित का जो आपने कहा कि ये फैसला है, साथ ही अब बात व्यवस्थाओं को लेकर कर लेते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान जो जाम के झाम से आम जनता और श्रद्धालु जूझे, उस बात का जवाब, और साथ ही अब आने वाले 15 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हवाई बातें आप लोग कर रहे हैं और कोई तैयारी नहीं है। अनम्यूट करिएगा। संजीव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए जी। आवाज मिल रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं। सोनी जी, देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया कि पिछले बार हमारी जो चारधाम की यात्रा थी, उसमें 44 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए और अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में अब चारधाम के दर्शन कर चुके हैं और मैं सोचता हूँ ये आंकड़ा पिछले बार की अपेक्षा और अधिक बढ़ने वाला है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित ये यात्रा है। पूरी व्यवस्थाओं की चिंता सरकार पूरी गंभीरता से कर रही है और सभी यात्री, मैं सोचता हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तमाम मेडिकल की जो फैसिलिटीज है, चाहे रुकने की फैसिलिटीज है, चाहे खाने पीने की बात हो, उनकी संजीव वर्मा जी, श्रद्धालु खुश हैं जो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ही तकलीफ हो रही है कि आपने व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रखी हैं, तो दिक्कतें विपक्ष को क्यों हो रही हैं? एक मिनट सोनी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल बढ़िया वाला है। बढ़िया वाला मैंने इसलिए कहा कि जो जनता यहाँ पर उत्तराखंड आ रही है वो अप्रिशिएट कर रही है हमारी सरकार की जो काम है, हमारी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उनको वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। किंतु सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके होता है? विपक्ष के, कि सरकार की तारीफ क्यों हो रही, उनको सरकार की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए बजाय एक कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव देने के, वो हमेशा एक आलोचनात्मक जो उनका व्यवहार बन गया है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम विपक्ष हैं तो हमको हर समय आलोचना ही करनी है। मेरे भाई, प्रदेश आपका भी है, यहाँ की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, यहाँ हर व्यक्ति के पास उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा होगा, हमारे प्रदेश का नाम होगा, तो आपको भी इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए। ठीक बात है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर प्रदेश का नाम होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन जब कोई भी देखा जाए, अगर श्रद्धालु, क्योंकि हर किसी को चारधाम यात्रा करनी होती है, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, तो उनकी इन सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो अब इन व्यवस्थाओं को लेकर कितनी तैयारियां हैं? चारधाम यात्रा और साथ ही अब कांवड़ यात्रा को लेकर कितनी तैयारी है? मैं बता रहा हूँ सोनी जी। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छे से चल रही है। 20 लाख से अधिक श्रद्धालु भी यात्रा कर चुके हैं और अभी ये गतिमान है। और अभी रिसेंटली कुछ ही, मैं सोचता हूँ हफ्ते डेढ़ हफ्ते में शायद मानसून की भी दस्तक उत्तराखंड में होने वाली है। और अब उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये बहुत सेंसिटिव
जोन में हमारा उत्तराखंड आता है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइडिंग की बड़ी घटनाएं होती हैं, कई जगह बादल फटने की घटनाएं होती हैं, कई जगह हैवी रेनफॉल होता है। तो इन सारी चीजों में किसी भी प्रकार का जान माल की कोई हानि ना हो और सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी सरकार के द्वारा रखा जाना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक मैन पावर भी अच्छी चाहिए। शासन और प्रशासन हर समय चुस्त दुरुस्त 24 आवर अलर्ट पे रहे। इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाई गई है, ये पूरी तरह से जनहित में है। दूसरी बात अभी आपने कही कि आने वाला कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई, समझ में आता है कि अब मॉनसून भी आने वाला है, चुनौती बड़ी है, ऐसे में हड़ताल पर रोक लगती है तो कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन जो अव्यवस्थाएं पहले से हैं, अगर हम सड़कों की बात करें, खुदी हुई सड़कें, अभी जिक्र किया था शांति प्रसाद जी ने कि मसूरी और जोशीमठ के क्या कुछ हालात हैं, खुदी हुई सड़कें हैं, किस तरीके से जाम की स्थिति बनती है, तो ये तो पहले से है ना, इनको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए था। जी सोनी जी, मैं बता रहा हूँ, आप यदि सड़कों की खुदी हुई की बात कर रहे हैं तो जो देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग 80% पूर्ण कर लिया गया है और इस समय कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो खुदी हुई हो। हाँ, चलिए हमारे साथ आशीष जी हैं, आशीष जी से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वाकई आप लोग खामेखा ये हवाई बातें बता रहे हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपका वापस से रुक करेंगे क्योंकि समय और भी मेहमानों को देना है। संजीव जी आते हैं आपके पास। जी, सड़कों के किनारे जो हमारी पक्की नालियां, जो डक्स हैं, वो केवल उनके ऊपर काम चल रहा है और बरसात का सीजन आरंभ होने से पहले वो काम पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाएगा। इस बात का चलिए बारिश से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी तक क्योंकि काफी वक्त हो गया है, मुझे लगता है खुदी हुई सड़कों की खस्ता हालत हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आशीष जी आपके पास आएंगे। हालांकि दावा जैसा कि संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, मॉनसून आने वाला है उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं, तो खामेखा आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए मैडम, गर्मियों का सीजन है तो संजीव भाई हो सकता है मार्केट ना निकले हो, जगह का ध्यान ना दिया हो, पूरा देहरादून खुदा पड़ा है, सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं। और एक बात और बताऊं, काम भी नहीं चल रहा है, सिर्फ खुदा पड़ा है। काम कहीं कहीं पे 2-4 लोग वो सरिया बांधते हुए दिख जाए, नहीं तो काम भी नहीं चल रहा है। सड़कें सारे चश्मे का नंबर चेंज कराइए श्रीमान। पूरा चक्रौता रोड खुदा पड़ा है, इसी रोड खुदा पड़ा है, प्रिंस चौक खुदा पड़ा है, का धर्मपुर कहाँ नहीं खुदा पड़ा है। और काम भी जो युद्ध स्तर पे चलना चाहिए कि मेन बाजार है, आपको तो रातों रात काम बढ़ाना चाहिए, रातों रात काम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, काम भी नहीं चल रहा है। तो सड़कों शाम के समय घर से बाहर भी निकलिए, रात को भी घर से बाहर निकलिए भाई, रात को घर से बाहर निकलिए, निकलते हैं, हमें गर्मी नहीं लगती। हम विपक्ष में हैं, काम चल रहा है मेरे भाई, हमें गर्मी नहीं लगती। 24 आवर काम चल रहा है, हम लोग एसी में नहीं बैठे हैं, हम लोग सुबह निकल पड़ते हैं और शाम तक रात तक देखते हैं। लेकिन विकास को देखने की थोड़ी आदत डाली है, किस तरह विकास को देखने की आदत डाली है। एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। विपक्ष कुल मिला के मैडम 2024 की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। अभी संजीव भाई ने बोला व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है। आपको किसने रुकाया है श्रीमान? अरे आपको किसने रुका? मेरे भाई का महोदय है 2024 की तो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बताया कि व्यवस्थाएं बहुत खराब है। आपको किसने रुकाया मेरे भाई? आपकी व्यवस्था, आपकी विधायक। चलिए इस बात का जिक्र शांति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके बाद संगीता जी का रुख करेंगे। शांति जी आपके पास आएंगे। आखिर जैसा कि हमारे साथ आशीष जी बोल रहे हैं कि आपके विधायक भी इस बात को उठा रहे हैं, जो खामियां हैं, जो चक्राता रोड का जिक्र कर दिया आपने, उधम सिंह नगर का पहले ही जिक्र किया और मसूरी का पहले ही जिक्र किया कि वहां पर किस किस तरीके की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, जाम के झाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है, स्थितियां बदहाल हैं। बावजूद इसके ये दावा बीजेपी का कि स्थितियां, जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है।
ये सारा जो खुदा कांग्रेस बोल बड़ा रही है, है, ये जो भारतीय कांग्रेस जनता बोल पार्टी रही की है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो कांग्रेस बोल रही है, ठीक है संजीव संजीव जी जवाब दीजिएगा, आपको ही जवाब देना है। शांति जी की बात सुन लेते हैं, सवाल मेरा शांति जी से है। देखिए सोनी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ में कोई जवाब नहीं है जी। आशीष भाई ने कहा है कि युद्ध स्तर पर जो है देहरादून के अंदर अव्यवस्था फैली है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर युद्ध स्तर पर 40% कमीशन का काम भाजपा का बहुत तेजी से चल रहा है पूरे प्रदेश में। मसूरी के अंदर इन्होंने माल रोड को खोद दिया, एक ट्रक नीचे गिरा, उसमें एक आदमी की जान चली गई। ये कृत्रिम आपदा थी जो भारतीय जनता पार्टी की कमाई के कारण हुई। ऐसे ही जोशीमठ के अंदर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जब ये कहा है कि उत्तराखंड के जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है जोन 5 में आते हैं, यहाँ भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो है विस्फोटों से कार्य ना किया जाए, किया तो जोशीमठ दरक गया। आपको पता है हम देवभूमि के लोग हैं, बद्रीनाथ धाम के नीचे इन्होंने इस कदर आज सामान्य हो चुकी है, बद्रीनाथ मंदिर का अस्तित्व खतरे में आ गया। ब्रह्म अब की ऐसे में और वो भय की आपने नहीं स्थिति की, सामान्य हुई होंगी, आपने नहीं की। जी आशीष जी आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात को रखिएगा। शांति जी अपनी बात पूरी करिए जी। भ्रम और भय का और वातावरण मत फैलाइए। भाजपा के नेता बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बद्रीनाथ में अरे जो तो खुदाई झूठ करी क्यों है, बोल रहे हैं मेरे भाई? यदि इसमें झूठ कोई क्यों बोल आपदा रहे आ गई, हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस डिबेट को झूठ संभाल क्यों बोल के रहे हैं? ठीक है सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। संजीव जी जवाब आपको ही देना है, सुन लीजिए। सोनी जी आप इस डिबेट को संभाल के रखिएगा। जुलाई के अंदर बद्रीनाथ के अंदर कृत्रिम आपदा की संभावना बनी हुई है, क्योंकि पूरा बद्रीनाथ खोद दिया इन्होंने। कारण वही 200-250 करोड़ का डकैती डालनी है। ये वो जुमलेबाज पार्टी है जिन्होंने केदारनाथ के मंदिर में तांबे को सोना बना दिया और उसके पैसे खा गए। ये पार्टी है जो QR कोड लगाकर चंदे में पैसा खा जाती है। ये वो पार्टी है जो अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर बेईमानों को संरक्षा करती है और नारे करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारा ये कहना है, हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा कर्तव्य है कि सरकार की कार्यप्रणाली में यदि कहीं कोई कमी है तो उसको जनता के बीच में लेके आए और सरकार उसमें सुधार करे। मगर हम सुधार की बात तो छोड़िए, ये 40% कमीशन खोर पार्टी जो केवल और केवल व्यापार के धंधे के अलावा कुछ नहीं करती, परिणाम आपके सामने है। चलिए यह बताइए संजीव वर्मा जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है और भ्रष्टाचार के लिए कितनी आवाजें बीजेपी की तरफ से बुलंद हुई, विपक्षियों के लिए सवाल उठाए गए और आज भ्रष्टाचार का आरोप आप पर। सोनी जी जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी चल रही है हम लगवा रहे क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर नजर आनी चाहिए। संजीव वर्मा जी बिल्कुल सोनी जी धरातल पे धरातल पर नजर आ रही है। 1064 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप जारी किया है, कोई भी जन सामान्य किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी भ्रष्टाचार की बात आती है, आप तुरंत 1064 पर अपनी शिकायत डालिए। इंस्टेंट कार्यवाही होती है। आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, भ्रम मत फैलाइए। शिकायत करो, कार्रवाई तो होती नहीं। मुख्यमंत्री जी उसमें केवल माफियाओं में और माफियाओं से घिरे हुए सब जगह कार्रवाई होती है। उत्तराखंड में मेरे भाई आप एक ही काम है, अटैची मेरे भाई आप तो लेके दिल्ली जाओ। अरे आप तो वही लोग हैं, आप वही लोग हैं यहाँ धरने पे बैठे। बिल्कुल संजीव वर्मा जी इस बात का जवाब दे दीजिए। वाकई जिस तरीके से भ्रष्टाचार का जिक्र, साथ ही अगर जो कांवड़ यात्रा का जिक्र करें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा आपने बेहतर गिनाया और आपने कहा कि बहुत बेहतर, बहुत स्मूथली सारी चीजें और व्यवस्थाओं के साथ हैं, श्रद्धालु बहुत खुश हैं। अब कांवड़ यात्रा के लिए आपने किस तरीके से प्रशासनिक और कांवड़ यात्रियों के लिए क्या कुछ इंतजामात किए हैं? सोनी जी देखिए, पिछली बार लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच कांवड़ियों ने यहाँ पर यात्रा की और यहाँ पर आए और एक बहुत अच्छी सुव्यवस्थित यात्रा यहाँ पर हुई। और मैं सोचता हूँ इस वर्ष लगभग 4 करोड़ के आसपास का अनुमान हमारा है कि 4 करोड़ के आसपास या 4 करोड़ से अधिक भी कांवड़ यात्री यहाँ पर आने वाले हैं। सरकार के द्वारा पूरी तरह से
यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, उसके लिए तमाम तरीके की सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उनके रहने की, खाने पीने की, उनके चलिए ठीक है, कितनी गाड़ियों की- व्यवस्थाएं हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। संगीता जी आपका रुख करेंगे, इसके बाद उदित जी का रुख करेंगे। संगीता जी आपके पास आएंगे, क्या लगता है व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होंगी, क्योंकि मानसून भी आने वाला है, ऐसे में डबल चुनौती है सरकार के सामने। अनम्यूट कर लीजिए। सोनी जी, जब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली थी, आप ही के चैनल पे हमने तमाम डिबेट की व्यवस्थाओं को लेकर जी। और बीजेपी के सभी प्रवक्ता यही कहते नजर आए कि सरकार की बहुत बेहतरीन तैयारी है। इस बार बहुत बेहतरीन तैयारी है क्योंकि पिछली बार से हमने सबक लिया है। लेकिन क्या पिछली बार से सबक लिया और वो तैयारियां दिखाई दी? इन्हीं के विधायकों ने इन पर सवाल उठाए और जिस तरह से जाम की स्थिति रही। और देखिए, चारधाम यात्रा तो अगली बार फिर आएगी, तो जो तीर्थ यात्री इस बार आए उससे और अधिक संख्या में तीर्थ यात्री आएंगे। तो आज से ही उस व्यवस्था को लेकर के तैयारियां शुरू क्यों नहीं की जाती, या एक रोड मैप तैयार क्यों नहीं किया जाता कि जब वो चारधाम यात्रा आए दूसरे वर्ष तो वो व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त मिले। हर बार ये कह देना काफी नहीं होता कि बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं और यात्रा पूरी ऐसे ही निकल जाती है अव्यवस्थाओं के बीच, और फिर वो अगले वर्ष का इंतजार किया जाता है। उसी तरह देखिए, अब कावड़ यात्रा आने वाली है, मानसून की स्थिति है, ऐसे में बारिश, बादल फटना, बहुत सी समस्याएं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होती हैं। तो क्या कावड़ यात्राओं की तैयारी है? अभी भी देखिए, संजीव भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी है, और जब हम कावड़ यात्रा को देखेंगे फिर हम सोनी जी बैठ करके डिबेट करेंगे। तो सिर्फ कह देना और उसे धरातल पर पूरी तरह मुकम्मल करना, दोनों बातों में फर्क है। तो संजीव भाई बार बार कहते हैं कि विपक्ष को राय देनी चाहिए, तो संजीव भाई मैं तो अभी से आपको राय दूंगी कि ये जो चारधाम यात्रा है उसके लिए आप अभी से एक अच्छा सा रोड मैप बनाइए कि अगली बार जो यात्रा हो तो वो बहुत चुस्त दुरुस्त हो सके। आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 50% कमीशन का सुझाव दो। बिल्कुल 50% कैसे कमीशन मिलेगा उसका सुझाव दो। बिल्कुल शांति भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है ये कमिशन खोरी पर चल रही है। और आप देखिए जो अभी शांति जी, कांग्रेस के साथ आप जिस समय कोलिशन पार्टनर थे, जिस समय सरकार में कोलिशन पार्टनर थे, ठीक है, संगीता जी की बात सुन लीजिए, इसके बाद रिप्लाई करिएगा। संजीव जी। संजीव भाई पूरी बात सुन लीजिए। देखिए 1905 की जो मैं बात करूं, आज से कम 5 महीने पहले ही शिकायत की गई। यहाँ जो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है वहां भी बाढ़ प्रभावित जो एरिया है और वो लगातार वहां गांव जो है वो बाढ़ से बह जाता है, तो वहां पर लगातार उस पोर्टल पर शिकायत की जा रही है और सोनी जी वो काम अभी तक नहीं हो पाया। तो देखिए, आप नंबर कितने भी सोनी जी जारी कीजिए, जब उस पर शिकायत की जाती है और काम नहीं होता तो उन नंबरों को जारी करने का क्या फायदा? हमने दिखाने के लिए केवल जारी कर दिए। 1905 पे बिजली की समस्या को लेकर शिकायत की गई। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में 28 घंटे बिजली नहीं रहती। ऐसा लगता है बिजली आती कम है जाती ज्यादा है। ऊर्जा प्रदेश है भाई, किस बात का ये ऊर्जा प्रदेश जब हम अंधेरे में रहना पड़ता है। उस पर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन क्या उस समस्या का समाधान हो सका? तो देखिए, आप नंबर कितने भी जारी कीजिए, मैं तो फिर कहूंगी कि आप बड़ी बड़ी योजनाएं ले आइए, नंबर जारी कीजिए, लेकिन जब तक आपकी नीयत काम करने की नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, ये बखूबी उत्तराखंड में पनप रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता जो है वो महंगाई की मार, समस्याओं की मार, बिजली की मार, पानी की मार, ये सब कुछ झेल रही है। अभी आप देखिए लोहाघाट, पिथौरागढ़, पानी की इतनी समस्या है इन जिलों में सोनी जी की वहां के लोग पानी की समस्याओं को लेकर के परेशान है, लेकिन सरकार इससे निजात दिलाने के लिए बिल्कुल कर रही है। जहाँ दिल्ली का बखान नहीं है संजीव भाई, आप आइए, मैं आपको लेकर के चल के दिखाऊंगी। मैं वहीं से हूँ, मैं जानती हूँ क्या स्थिति है। मैं धरातल की बात कर रही हूँ, आपकी तरह एसी कमरे में बैठकर बात नहीं कर रही हूँ संजीव भाई। ये खुद गाँव की समस्या है, यहाँ तो सारी नदियां बहती है। दिल्ली में तो फिर भी परेशानी है, बिजली नहीं बनती वहाँ, फिर भी वहाँ बिजली ज्यादा अच्छी आती है उत्तराखंड के हिसाब से, वहाँ बिजली का इतना कट नहीं होता। तो देखिए, आप दूसरों पर उंगली उठा करके संजीव भाई अपनी समस्याओं से नहीं बच सकते। आप दूसरों पर उंगली उठा करके अपनी समस्याओं से नहीं बच सकते। जो आपकी सरकार में काम हो रहा है, दूसरों पर उंगली उठाने से वो समस्याएं कम नहीं हो जाएंगी संजीव भाई। आप भले जीरो टॉलरेंस की बात कर लीजिए, आपके मंत्री सड़क पर पीटने का काम करते हैं, ये आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, ये आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जवाब दीजिए ना, किस तरह की आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं?
6,000 सड़कें अभी नहीं बनी, पलायन रोज हो रहा है, 230 से ज्यादा लोग रोज पलायन कर रहे हैं। केवल 32 गांव ऐसे हैं पूरे उत्तराखंड में जहां पर अभी सड़क नहीं है, सड़कें नहीं पहुंची है। मात्र 32 गांव ऐसे हैं। चलिए, लेकिन क्या मॉनसून से पहले ये रास्ते दुरुस्त हो जाएंगी सड़कें? संजीव वर्मा जी, संगीता जी, आपकी बात पूरी हो गई। सड़क से कनेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा गांव नहीं जो सड़क से कनेक्ट नहीं है। सुन रही है संजीव भाई, बड़ा दुख होगा उन लोगों को जिनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, जब वो आपका ये वक्तव्य सुनते होंगे कि आप किस तरह से चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है तो दुख आपको हो रहा है। तो हमें तो खुशी होती सरकार अच्छा काम करती, हमें इतनी एनर्जी तारीफ करने में लगानी पड़ती, आदत नहीं है ना, आपको मायना दिखाने के लिए नहीं खर्च करनी पड़ती। चलिए, विकास जहाँ होता है वहाँ पर सवाल नहीं होते। संजीव वर्मा जी, आते हैं आपके पास, हमारे साथ उदित जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख भी जान लेते हैं और उम्मीद को समझ लेते हैं कि आने वाले समय में अब कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, तो क्या लगता है चार धाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी, और आने वाले समय में भी क्या तैयारियां सरकार की चुस्त और दुरुस्त हैं? सोनी जी, देखिए, एक हकीकत है कि उत्तराखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने बड़े श्रद्धालु और पर्यटकों को लेने लायक अभी नहीं बन पाया है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हकीकत है। जिस हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहे, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी राजस्थान से उत्तराखंड की, बम्बई से और जगह से, मतलब तमाम प्रदेशों से जितने बड़े बेहतरीन हाईवे बनते जा रहे हैं, तो उतने ही तादाद अब आना चाहती है। गाड़ियों में, बसों में सहूलियत होगी, और वही अब हाईवे ऊपर पहाड़ पे बनते जा रहे हैं, तो उसका जो भार है वो सीधा सीधा धामों पे पड़ता है। सरकार को बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। देखिए, केदारनाथ की अगर कैरिंग कैपेसिटी 5,000 या 6,000 है, तो सरकार को ये प्लान करना पड़ेगा कि केदारनाथ में 6-7 हजार से ज्यादा लोग रोज के ना हो। अन्यथाएं, मैं वहां खुद ही इस बार ओपनिंग में गया था पैदल, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, खच्चर वाले बहुत बुरी तरीके से चल रहे थे, बहुत कुछ व्यवस्थाएं बहुत सारी करनी पड़ती है सरकारों को, क्योंकि बर्फ है, हर तरीके की स्थिति होती है वहां पर। और हमारे यहाँ अभी जिस तादाद में यात्री आ रहे हैं, आप केदारनाथ में रुकने की व्यवस्था उतनी नहीं है, बद्रीनाथ में नहीं है, गंगोत्री में नहीं है, यमुनोत्री में नहीं है, तो ये सरकार को प्लान करना पड़ेगा एडवांस। मैं तो हर बार कहता हूँ कि सरकार को एक तो हिमालयन सेस हर यात्री, हर पर्यटक पर लगाना चाहिए, क्या वो 100 रुपए का ही लगाएं, उससे कम से कम जो सालाना, अगर हम ये कह रहे 40 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप समझ रहे कितना करोड़ जनरेट होगा हर साल, उसको हम लोग लगा सकते हैं टॉयलेट्स बनाने में, व्यवस्थाएं को करने में। ऋषिकेश एक बहुत बड़ा बॉटल नेक बनता जा रहा है, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में बॉटल नेक बनता जा रहा है, इस पे सरकार को तत्काल बात करनी पड़ेगी। दूसरी हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत है जो विकास में आड़े आती है, वो है वन विभाग। वन की वजह से आप ना सड़क काट पा रहे हैं, ना सड़क पार्किंग बना पा रहे हैं, तो ये तो देखिए उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि अब वही सरकार केंद्र में भी है, तो इस समय इनको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेस्ट विभाग। संजीव वर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। जी जी, मैं एक मिनट पूरी कर लूं तो पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। सरकार को फॉरेस्ट विभाग से तत्काल रिलीज करानी पड़ेगी लैंड पार्किंग के लिए और सुविधाओं के लिए, अन्यथा जिस हिसाब से हाईवे बन रहे हैं, मैं आज फिर बता रहा हूँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, हाईवे बना देने से महज समस्याओं का हल नहीं होने वाला। जी संजीव वर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए। जी सोनी जी, देखिए, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के वजह से हमारा जो श्रद्धालु हैं और अन्य टूरिस्ट हैं, वो उनकी संख्या में काफी हद तक इजाफा हुआ है, और आने वाला समय में हमको इसकी एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए, और सरकार विस्तृत योजना बना रही है। जिस प्रकार से माणा तक डबल लेन की सड़कें अभी बन रही हैं, जिस प्रकार से
4G की कनेक्टिविटी माणा और सीमांत क्षेत्र तक पहुंचा दी गई है। जिस प्रकार से केदारनाथ में रोपवे की पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां तो बता दो जहां 7-8 घंटे का सफर मात्र 35 से 40 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। चंदा खाने वाला कौन है ये तो बता दो। सोनी जी, वो 40% कमीशन है तो 1509 करोड़ के। ठीक है, आते हैं शांति जी, आते हैं जी। जिस तरह से 7-8 घंटे में हम हमारा श्रद्धालु वहाँ पे, ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया आपने, इन तमाम बातों का जिक्र किया। शांति जी का जो सवाल है इस बात का भी जवाब दे दीजिए। सोनी जी वहाँ 30 से 35 मिनट में और सुगम यात्रा हमारे श्रद्धालु कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ, और अभी जितने जैसे यात्रा में यात्री बढ़ रहे हैं, तो दर्शन का जो समय था वो भी 22 घंटे कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग। संजीव वर्मा जी, ठीक है, जो आपने काम किया श्रद्धालुओं के बेहतरी के लिहाज से, ठीक है, उस बात को भी मैंने सुना, लेकिन इस बात का भी जवाब दे दीजिए। 40% का जिक्र बार बार शांति जी कर रहे हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये सवाल यूं ही बना रहेगा। मैं जरूर दूंगा। बिल्कुल, समय कम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी। सोनी जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी चल रही है। कोई किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यदि आपके पास एक भी प्रमाण है तो आप लेके आइए, उसके ऊपर तुरंत से तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट हम लोग कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, वो मुद्दा शांति जी थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर उस मुद्दे पे जाएंगे तो हम इस मुद्दे से भटक जाएंगे। तैयारियों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल आप लोग भी खड़े कर रहे हैं। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अधूरी तैयारियों का जिक्र विपक्ष बार बार कर रहा है और सवाल यही है कि अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर दावा कर रही है बीजेपी सरकार की। धामी सरकार का कहना है कि तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो पता चलेगा, क्योंकि 15 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी यही कहना था धामी सरकार का कि तैयारियां चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन कितनी चुस्त दुरुस्त है ये आने वाला समय तय करेगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।